Hello friends, welcome to another video on Constitution. And in this video, I will be discussing about the preamble of our Indian Constitution. Before this video, we have discussed what is Constitution and what are the salient features of Indian Constitution. So in this video, I will be going to discuss about preamble. तो इस वीडियो में हम preamble के बारे में डिस्कस करेंगे और it is one of the most important topic. If we are going to learn the constitution, then it is very important to understand कि what is preamble और आखिर preamble है क्या. क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बात किया जाए तो we will see कि if we do not talk about the preamble then the knowledge of constitution is incomplete. So first of all we have to understand कि what is preamble और आखिर है क्या preamble. तो in this video we will be slowly and thoroughly going to learn what is preamble. So first thing first, I would like to tell you that the preamble is the introduction of our Indian Constitution, जो कि सभी को पता है कि it is the introduction of our Indian Constitution. अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बात किया जाए तो सबसे पहले प्रियम्बल के साथ ही स्टार्ट होता है. ठीक है, अब इसको इंट्रोडक्शन क्यों बोला जाता है तो ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों इसको एज अ इंट्रोडक्शन बोला जाता है और उसमें क्या क्या है. ठीक है, अब सेकेंड इज व्हाट. सेकेंड इज दैट इट एक्सप्लेन्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब प्रियम्बल से ही क्या पता चल जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है. ठीक है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जानना है तो प्रियम्बल का पढ़ना बहुत ज़रूरी है और प्रियम्बल का समझना बहुत ज़रूरी है. ऑल्सो इट टेल यू अबाउट द वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन कि आखिर अगर नेशंस है तो ऑन व्हाट प्रिंसिपल अ नेशन इज़ बिल्ट. तो हम लोग इतना समझ चुके हैं कि आखिर अगर प्रियम्बल का बात किया जाए तो प्रियम्बल इज़ द इंट्रोडक्शन एंड देन वो क्या क्या एक्सप्लेन करता है. तो इट एक्सप्लेन्स अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो इट टेल्स यू अबाउट द वैल्यूज़ एंड द प्रिंसिपल ऑफ द नेशन. ठीक है, तो वहाँ पे मैंने एक पीपीटी में ही एक स्लाइड डाला हुआ है कि प्रियम्बल गिव्स अस जनरल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, अगर प्रियम्बल के बारे में क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, अगर रिटन क्वेश्चन है, लिखने वाला एग्जाम है तो उसमें आपके लिए इजी होगा. ठीक है, तो वो क्या क्या है. ठीक है, तो इट गिव्स अस जनरल आइडियाज़ अबाउट फॉलोइंग. अब क्या क्या है, किस किस के बारे में वो जनरल आइडियाज़ देते हैं. तो पहला चीज़ है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जो कि हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं. फिर उसके बाद नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट. ठीक है, और ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे मतलब प्रियम्बल हमको बताता है कि मतलब एक इंडियन स्टेट मतलब इंडिया का बात किया जाए तो इसके मतलब क्या कैरेक्टर है और नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट. एंड द थर्ड इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं. एंड द लास्ट वन इज डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन. अगर प्रियम्बल को पढ़ा जाए तो उसमें लास्ट में उसके अडॉप्शन डेट को लिखा गया है. ठीक है, तो जनरली हम लोग को इतने सारे चीज़ के बारे में आइडियाज़ मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़ने से. ठीक है, तो ये सब जानने से पहले हम प्रियम्बल का थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं कि आखिर प्रियम्बल का हिस्ट्री क्या है और फिर उसके बाद हम लोग प्रियम्बल में क्या क्या दिया है वो समझने का कोशिश करेंगे. ठीक है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द प्रियम्बल. तो सोचने वाली बात है कि जो प्रियम्बल है या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बात किया जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास उसका प्रियम्बल होना चाहिए. तो ये आइडिया आखिर आया कहाँ से कि भाई प्रियम्बल होना चाहिए. ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर ये आइडिया आया कहाँ से. ठीक है, तो द मेन आइडिया ऑफ प्रियम्बल वॉज लेट डाउन इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या था. लेकिन प्रियम्बल को समझने के लिए उसके हिस्ट्री को समझने के लिए थोड़ा बहुत हम लोग ये जान लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे. ठीक है, और उसी को अप्रूव कर दिया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 ऑफ जैन 1947 और उसी को क्या प्रियम्बल एज अ प्रियम्बल एक्सेप्ट कर लिया गया था. ठीक है, तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल
कैसे अप्रूव किया गया है या प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से आया, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो वो इट हैज़ केम थ्रू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए कौन थे, तो इट वाज ब्राउट बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इसको अडॉप्ट कब किया गया था, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जैन 1947 को क्या चीज़ अप्रूव किया गया था, ये भी समझने वाली बात है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अप्रूव किया गया था, ठीक है। तो ये था हिस्ट्री ऑफ प्रियम्बल। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, अब प्रियम्बल को समझना बहुत ही ज़रूरी है और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैं आपको बार बार जोर दे के बोल रहा हूँ कि प्रियम्बल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम थोड़ा स्लो भी पढ़ाएंगे और आप लोगों को समझना है। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर एक वर्ड समझना ज़रूरी है। तो समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नाउ आई विल स्टार्ट कि जब अगर प्रियम्बल का बात किया जाए तो सबसे पहले क्या प्रियम्बल स्टार्ट कैसे होता है, तो प्रियम्बल स्टार्ट्स विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात किया जाए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या है भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है जानना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया के साथ ही क्यों स्टार्ट हुआ है हमारा प्रियम्बल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अभी हमने क्या बात किया था, अबाउट द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। तो यही है वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये मत समझिएगा कि ये सब जो वर्ड लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा गया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यही चीज़ को समझना है कि यहाँ पे देखिए सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस में लाई करता है, इट लाइज विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब एक बात और हम इसमें आपको बता देना चाहते हैं कि जो प्रियम्बल है वो कहाँ से कॉपी किया गया है, इट वॉज कॉपीड फ्रॉम यूएसए प्रियम्बल। अगर यूएसए का प्रियम्बल देखा जाए तो उसमें भी ऐसे ही स्टार्ट किया गया है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये चीज़ भी समझने वाली बात है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ से बोरो किया गया है प्रियम्बल, तो कहाँ से, इट वॉज बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और सोर्स ऑफ अथॉरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ समझना है हमेशा, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और यहीं से स्टार्ट होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। अब इंडिया को क्या कॉन्स्टिट्यूट करना है, मतलब कि इंडिया को क्या हम बना रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये 5 वर्ड है उसके बाद कि हम लोग इंडिया को क्या बना रहे हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब देखिए अभी हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि प्रियम्बल से क्या पता चलता है, नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट। और यही बात मैं कर रहा था कि इंडियन स्टेट कैसा होना चाहिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड देन रिपब्लिक। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है जो कि आप सभी को समझना है, और वो चीज़ क्या है कि जो यहाँ पे 2 वर्ड है, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये दोनों वर्ड जब प्रियम्बल था तो जो ओरिजिनल प्रियम्बल था उसमें ये दोनों वर्ड नहीं थे, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये 2 वर्ड को ऐड किया गया था। तो अब सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या जब इसको ऐड किया गया उससे पहले, मतलब 1976 में थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्या हुआ था, ये 2 वर्ड ऐड किया गया था। तो क्या अमेंडमेंट से पहले हमारा कंट्री सोशलिस्ट था या नहीं था, और हमारा कंट्री सेकुलर था या नहीं था, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग आगे इस वीडियो में अगर आप पूरा देखेगा तो आपको समझ में आएगा और हम आंसर देने वाले हैं। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब प्रियम्बल में ऐड किया गया, इसका मतलब क्या पहले इंडिया सोशलिस्ट नहीं था, क्या पहले इंडिया सेकुलर नहीं था, तभी तो ऐड किया गया, ये सोचना है। अब इसका आंसर हम आगे बताएंगे।
फिलहाल के लिए हम लोग समझते हैं कि ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है, कि सोवरेन क्या है, सोशलिस्ट क्या है, सेकुलर क्या है, एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज सोवरेन। सोवरेन ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, और एक कंट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया सोवरेन है। और सोवरेन मतलब क्या होता है, इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी मतलब क्या, कि कोई भी इंडिया को नहीं बोल सकता है कि तुम ये लॉ पास करो, या कोई अदर कंट्री कैन नॉट फोर्स कि तुम ये करो या ये लॉ पास करो, इस कंट्री से दोस्ती रखो, इस कंट्री से दोस्ती मत रखो। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया इज सॉवरेन और वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। और एक चीज़ वो क्या है, इंडिया इज़ फ्री टू टेक डिसीजन ऑन इट्स ऑन, मतलब वो खुद के मर्जी से अपना क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। सो नो अदर कंट्री विल फोर्स कि तुम ये करो भाई, इंडिया इंडिया हो तुम, तो तुम कोई कुछ मतलब अगर मान लो कि बात किया जाए तो कि हमको यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका फोर्स करेगा कि तुम ये करो या तुम ये लॉ पास करो, नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि इंडिया इज सॉवरेन। अब यहाँ से बात किया जाए कि इंडिया एज ए स्टेट, ठीक है, इंडिया एज ए स्टेट सॉवरेन है। अगर हम लोग बात करें क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो क्या द सिटीजन ऑफ इंडिया जो है सॉवरेन है या नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ समझने का कोशिश कीजिएगा कि जो पीपल ऑफ इंडिया है उनके पास एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी नहीं होता है। अब एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी नहीं होता है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब जब सॉवरेन का हम लोग मीनिंग समझे तो क्या था कि कोई एक्सटर्नल पावर हमको कंपेल नहीं कर सकता है कि तुम कुछ भी करो। तो क्या हम लोग एज ए सिटीजन और द पीपल ऑफ इंडिया के पास ये राइट्स है, तो नहीं, ये नहीं राइट्स है कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप किसी का मर्डर कर दें या कोई भी ऐसा लॉ है उसको आप क्या कर सकते हैं, लॉ ब्रेक कर दें, नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से अगर सिटीजन्स का बात किया जाए, द पीपल ऑफ इंडिया का बात किया जाए, तो उनके पास एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी नहीं है। लेकिन इंडियन लाइक द पीपल ऑफ इंडिया, उनके पास भी सॉवरेनिटी है, सिर्फ एक सिचुएशन में एवरी इंडियन आर सॉवरेन। अब वो सिचुएशन क्या है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन। ये चीज़ समझने का बात है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो द पीपल ऑफ इंडिया के पास क्या होता है, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी होता है। इसका मतलब ये कि कोई अदर पार्टी या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ये फोर्स नहीं कर सकता है कि भाई आप इसी को वोट कीजिए। तो वहाँ पे क्या है, प्रॉपरली एब्सोल्यूट यहाँ पे सॉवरेनिटी मिलता है पीपल ऑफ इंडिया को। कब, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन। तो ये चीज़ समझने का बहुत ज़रूरी है कि अगर सॉवरेनिटी है तो क्या पीपल के पास है या स्टेट के पास है। तो यहाँ पे क्लियरली मैंने बता दिया है कि क्या इंडिया एज ए स्टेट हैज़ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, लेकिन if we talk about the people of India, then the people of India do not have absolute sovereignty, and only at the time of the election they are absolutely sovereign. तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे जाते हैं। प्रीएम्बल का क्या था, सॉवरेन के बाद सोशलिस्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सोशलिस्ट क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट अब ये भी जानना है, यहाँ पे प्रीएम्बल का जो हर एक वर्ड है ना दोस्तों, बहुत ज़रूरी है समझना। तो इसीलिए एक एक वर्ड को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि सोशलिस्ट है अगर कंट्री हमारा, तो क्या है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोशलिज्म, तो ये चीज़ समझेंगे। तो उसको समझने से पहले हम लोग ये समझें कि पहला क्या है, एक होता है मार्क्सिज्म सोशलिस्ट, ठीक है, मतलब कि कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म का जो आइडियाज़ था एक वो है। फिर एक है गांधीयन सोशलिज्म, ठीक है। अब हम लोग वो दोनों समझेंगे कि आखिर वो है क्या। तो पहला चीज़ मार्क्सिज्म सोशलिस्ट जो है उसमें क्या है कि रिसोर्सेस, सबसे इम्पॉर्टेंट समझिएगा, रिसोर्सेस क्या है, कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, मतलब कि जितने भी स्टेट के रिसोर्सेस हैं दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्टेट एंड देन इट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सिटीजन्स। इसका मतलब क्या
मार्क्सिज्म सोशलिस्ट टेल्स अबाउट that the resources of our state is controlled by the state and then it is equally distributed among the citizens. ये होता है मार्क्स का सोशलिज्म। उसके बाद आता है गांधीयन सोशलिज्म, कि आखिर महात्मा गांधी जो सोशलिज्म का आइडिया दिए थे वो क्या था। ठीक है, तो उनका जो सोशलिज्म का आइडिया था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा एवरी सिटीजन्स को। क्यों? सबसे पहला बात कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, रिसोर्सेस नहीं। समझिएगा, गांधीयन सोशलिज्म में इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। क्या, किस बात के लिए? टू अर्न द रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या? कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि आप रिसोर्स अर्न कर सकते हैं। और कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म था उसमें क्या था कि रिसोर्सेस आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द सिटीजन्स। लेकिन यहाँ पे क्या है गांधीयन सोशलिज्म में? इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न द रिसोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोशलिज्म का मतलब है मार्क्सिज्म सोशलिस्ट और गांधीयन सोशलिज्म दोनों का मिक्स है इंडिया। मतलब क्या? कुछ कुछ रिसोर्सेस हैं जो कि कंट्रोल्ड बाय द स्टेट एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सिटीजन्स। ठीक है, अब वो क्या क्या हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। अगर आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे कि कौन से आर्टिकल में इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, अब देखिए क्या है, मार्क्सिज्म सोशलिस्ट भी है कि रिसोर्सेस हमारे स्टेट के द्वारा कंट्रोल्ड भी है, लेकिन उसके अलावा हमारा कंट्री क्या करता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू एवरी सिटीजन्स टू अर्न द रिसोर्सेस। ठीक है, तो अगर बात किया जाए सोशलिस्ट वर्ड का इन कॉन्टेक्स्ट विथ इंडिया, तो इंडिया हैज़ क्या? मिक्स ऑफ मार्क्सिज्म सोशलिज्म एंड गांधीयन सोशलिज्म। ठीक है, तो ये चीज़ समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने पहले बताया था कि सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया था प्रेम्बल में, तो क्या उससे पहले हमारा कंट्री सोशलिस्ट नहीं था? ये हम आंसर देंगे, लेकिन कब? अभी आगे। अभी हम लोग ये समझते हैं क्या सेकुलर वर्ड क्या है। हम लोग पहले सेकुलर वर्ड को समझेंगे कि आखिर सेकुलर क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ हम बता देते हैं कि सेकुलर वर्ड को भी क्या बाद में ऐड किया गया था थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो फिर से सेम क्वेश्चन है कि क्या 1976 से पहले हमारा कंट्री सेकुलर नहीं था? ये चीज़ अब यहाँ पे अब सेकुलर वर्ड पे थोड़ा आते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकुलर इन कॉन्टेक्स्ट विथ आवर कंट्री। यहाँ पे हमारे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है? सेकुलर का मतलब होता है कि ऑल द रिलीजन्स, जितने भी रिलीजन हैं, आर इक्वली रिस्पेक्टेड एंड आर इक्वल बिफोर लॉ। लॉ के नज़र में भी सारे रिलीजन इक्वल हैं एंड दे गॉट इक्वल रिस्पेक्ट इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके अलावा ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया, अगर कंट्री का बात किया जाए तो इंडिया हैज़ नो स्टेट रिलीजन। इंडिया के पास कोई अपना स्टेट रिलीजन नहीं है। अब स्टेट रिलीजन नहीं है इसका मतलब ये आप लोग बिल्कुल भी मत समझिए कि इंडिया इज़ अ एंटी रिलीजन स्टेट। नहीं, ये भी नहीं है। समझने वाली बात है, यहाँ पे सारे रिलीजन का इक्वल रिस्पेक्ट है। ठीक है, और एक चीज़ ये है कि इंडिया हैज़ नो स्टेट रिलीजन, और ये सेंटेंस से आप लोग ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि इंडिया इज़ अ एंटी रिलीजन स्टेट। नो, इंडिया इज़ नॉट एंटी रिलीजन स्टेट। ठीक है, ये चीज़ समझिए। और यहाँ पर सेकुलर का जब बात किया जाए तो समझिएगा कोई भी एक रिलीजन डोमिनेंट नहीं हो सकता है। अगर बात किया जाए लॉ के नज़र में तो एवरी रिलीजन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया। उसके बाद आते हैं डेमोक्रेटिक पे
कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये हम लोग बचपन से ही क्या करते आ रहे हैं, याद करते आ रहे हैं कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन वाज गिवन बाय अब्राहम लिंकन कि गवर्नमेंट, ठीक है, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ही यही था कि गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे समझने वाले, बाय द पीपल मतलब क्या, इलेक्शन, इलेक्शन का बात किया जा रहा है यहाँ पे कि इलेक्टेड बाय द पीपल। फॉर द पीपल मतलब क्या, फॉर द पीपल, ये जो अगर गवर्नमेंट है तो किसके लिए है, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। अगर जो गवर्नमेंट बना है वो किसका है, तो वो भी पीपल का है, मतलब वी द पीपल, ठीक है, मतलब सिटीजन्स ऑफ इंडिया का ही है गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने का ज़रूरी है। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री का हम बात करते हैं, अगर डेमोक्रेसी का बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ज़रूरी है कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट इज़ क्या, बाय द पीपल। अब बाय द पीपल में इलेक्शन का बात आता है, तो इलेक्शन में ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ठीक है, कि क्या अगर हम एक बार इलेक्ट कर दिए, ठीक है, बाय द पीपल, वो भी गवर्नमेंट बन जाएगा, लेकिन क्या वो परमानेंट वही बन गया। मतलब कि अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तो अगर मान लीजिए कि बीजेपी को हम क्या गवर्नमेंट में ला दिए, तो एक बार इलेक्शन हुआ, अब उसके बाद बीजेपी क्या कर रहा है, वो इलेक्शन करा ही नहीं रहा है। और क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि द गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल, नहीं। तो यहाँ पे सबसे समझने वाली बात यह है कि बाय द पीपल कब है, जब क्या होगा, रेगुलर इलेक्शन होगा। फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके क्या होगा, इंडिया प्रॉपर मायनों में एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा। तो ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड को समझेंगे, और नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिपब्लिक। उससे पहले वी हैव डिस्कस्ड कि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री, सेकुलर कंट्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। अब नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज रिपब्लिक। इंडिया इज ऑल्सो रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है, प्रियम्बल में मैंने पहले ही बोला है कि एवरी वर्ड हैज़ इट्स ऑन इम्पॉर्टेंस, और एक एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम रिपब्लिक का मतलब समझेंगे कि आखिर रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ अगर हम लोग देखें, अगर सिंपलर एक्सप्लेनेशन देखा जाए, तो द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक इज़ कि अगर इंडिया का बात किया जाए तो इंडिया एज स्टेट है, तो उसमें क्या होगा, रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हेड ऑफ द स्टेट शैल बी एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कि अगर इंडिया एज स्टेट है तो उसका हेड कौन होगा, तो इसका मतलब ये है कि उसका हेड कोई भी हो सकता है क्या, नहीं। तो रिपब्लिक का मतलब ही यही होता है कि जो भी स्टेट है, मतलब कि इंडिया एज स्टेट, तो उसका हेड कौन होगा, ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिसको इलेक्ट किया गया है। और इलेक्ट कौन करता है, ये हम पहले से ही आपको बता रहे हैं कि वी द पीपल, हम लोग ही इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हेड ऑफ द स्टेट शैल बी एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। वो मोनार्क के जैसा नहीं होगा, या ऐसा नहीं होगा कि राजा है तो उसका बेटा ही राजा होगा और फिर उसका बेटा राजा होगा, ठीक है। तो रिपब्लिक का सिंपलर मीनिंग यही है कि द हेड ऑफ द स्टेट शैल बी एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ गया। अब वो सब क्या था, हमने जब जितना कुछ भी एक्सप्लेन किया कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये सब क्या है, नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ आर स्टेट, ठीक है, कि कैसा नेचर और कैरेक्टर है हमारे स्टेट का। मतलब कि सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। अब उसके बाद हम आते हैं क्या, उसके बाद समझने वाली बात है कि एंड। अब यहाँ पे देखिए, जब स्टार्ट किए थे प्रियम्बल तो क्या था, वी द पीपल ऑफ इंडिया
having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद क्या आता है, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। ठीक है, अब इसके बाद आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने पहले ही बताया था कि प्रियम्बल को क्या क्या है, प्रियम्बल से हमको क्या क्या जनरल आइडियाज़ मिलते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, तो एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। ठीक है, किसके लिए है, सिटीजन्स के लिए। ऑल इट्स सिटीजन, ऑल मतलब सारे, इट्स मतलब कंट्री के, कंट्री मतलब इंडिया का, सिटीजन जितना है उसको क्या सिक्योर करेंगे, क्या सिक्योर करेंगे, जस्टिस। जस्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यही चीज़ कि कोई भी लॉ बनता है तो उसका मेन क्या होता है ऑब्जेक्टिव, कि हमको हर सिटीजन को जस्टिस प्रोवाइड करना है। अब जस्टिस में क्या क्या आ सकता है, इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, अब एक एक चीज़ समझने का ज़रूरत है कि अगर हम बात करें कि सोशल जस्टिस में क्या आ सकता है, तो सोशल जस्टिस में आएगा कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, जेंडर, रिलीजन। ये किस में आएगा, सोशल जस्टिस में। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, इकोनॉमिकल जस्टिस। ठीक है, इकोनॉमिकल ये वर्ड समझना है, जस्टिस में जो दिया हुआ है कि इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल। तो इकोनॉमिकल में क्या होगा, इक्वल पे फॉर एन इक्वल पोजीशन। मतलब कि अगर एक ही पद पे कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कि एक पद है और उस पर दो व्यक्ति हैं, तो उसको ये नहीं होगा कि एक को कम सैलरी मिलेगा और दूसरे को ज़्यादा सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिकल जस्टिस भी है, मतलब इक्वल पे फॉर एन इक्वल पोजीशन। हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक और आता है क्या, पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस में भी क्या है, अगर आप वोटिंग राइट्स का बात करें, ठीक है, तो हर इंसान के पास, हर मतलब सिटीजन्स के पास क्या है, एक वोट कर सकते हैं। ठीक है, और सारे के पास वोटिंग राइट्स है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग वोट कर सकते हैं और कुछ लोग वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर जितने भी आते हैं वो सारे लोग वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल राइट्स में आता है। ये चीज़ समझने का बहुत ज़रूरी है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि जितने भी सारे लॉ बनते हैं उसका मेन मोटिव क्या होता है, उसका मेन मोटिव होता है टू प्रोवाइड जस्टिस। अब वो इकोनॉमिकल जस्टिस भी हो सकता है, सोशल जस्टिस भी हो सकता है और पॉलिटिकल जस्टिस भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है क्या, जस्टिस के बाद आता है लिबर्टी। अब लिबर्टी किस किस चीज़ का लिबर्टी दिया जाएगा सिटीजन्स को, लिबर्टी ऑफ थॉट्स। ठीक है, जो हम लोग अगर देखेंगे तो आर्टिकल 19 में इसके बारे में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में दिया गया है, जो कि हम आर्टिकल जब हम समझेंगे तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो लिबर्टी किस चीज़ का दिया गया है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, वर्ड पे जाइएगा कि क्या क्या वर्ड दिया गया है, थॉट, एक्सप्रेशन। उसके बाद क्या है, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये 3 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, और यहीं से आपका आंसर आएगा जो हम सवाल आपसे पूछ रहे थे कि क्या जो वर्ड सेकुलर ऐड किया गया था उससे पहले इंडिया सेकुलर था या नहीं। तो दिस इज द आंसर, वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज 3 वर्ड्स दैट इंडिया हैज़, लाइक वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास क्या है, लिबर्टी है। लिबर्टी ऑफ व्हाट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, तो ये जो 3 वर्ड है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, सेकुलरिज्म। दिस इज नथिंग बट सेकुलरिज्म, दैट एवरी पीपल हैज द लिबर्टी ऑफ क्या, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो वर्ड सेकुलर ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सेकुलरिज्म का जो आइडिया है वो पहले से ही प्रियम्बल में दिया गया है और पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में है। क्या? इन टर्म्स ऑफ दैट
वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज़ द लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। और ये जो है इसी को सेकुलरिज्म बोला जाता है। तो अब यहाँ पे सोचने वाला बात है कि आखिर जब सेकुलरिज्म को पहले से ही ऐड किया गया था तो फिर उसको बाद में क्यों एक टर्म के रूप में दे दिया गया और उसमें सेकुलरिज्म को ऐड किया गया। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना कि जो वर्ड ऐड किया गया था वो बस एक पॉलिटिकल मैसेज था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। क्योंकि सेकुलरिज्म पहले से ही हमारे कंट्री में था और उसको प्रियम्बल में मेंशन भी किया हुआ है। यहाँ पे जो अभी हम बताए हैं बिलीफ फेथ एंड वर्शिप का लिबर्टी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में। पहले क्या डिस्कस किया, जस्टिस, लिबर्टी एंड देन वी हैव इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ व्हाट, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे समझने वाला बात है, अगर अगर ये वर्ड पे जाएं, स्टेटस, इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, या ये हम कहीं डिस्कस किए हैं या नहीं आप लोग याद कीजिए। तो यस, आई हैव डिस्कस्ड इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। कहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे, याद कीजिए ज़रा, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए कि हम लोग कहाँ डिस्कस किए थे इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये हम लोग जब सोशलिस्ट वर्ड को एक्सप्लेन कर रहे थे उसी में हम लोग ये चीज़ को समझे थे, इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि सोशलिस्ट जो वर्ड ऐड किया गया था उससे पहले से ही इंडिया सोशलिस्ट है और उसका जिक्र कहाँ किया गया है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली ये फिर से ये पता चला क्या कि जो सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से ही दिया गया है इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो फिर से वही चीज़ आएगा कि जो सोशलिस्ट वर्ड फिर आखिर क्यों ऐड किया गया। तो ऐड बस इसलिए किया गया क्योंकि बस एक पॉलिटिकल मैसेज की तरह इसको हम लोग ले सकते हैं कि इट वाज जस्ट अ पॉलिटिकल मैसेज। उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद हम लोग पहले क्या समझ लिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारा चीज़ अब समझ लिए। एंड टू प्रोमोट एमंग्स देम ऑल, अब क्या चीज़ को प्रोमोट करना है ये समझना है। तो प्रोमोट करना है क्या चीज़ का, फ्रैटर्निटी। ये भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आएगा कि क्या प्रोमोट करना है, फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी मतलब क्या होता है, ब्रदरहुड, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि फ्रैटर्निटी आखिर, जैसे सोचने वाली बात है कि ब्रदरहुड का भावना कब आता है और कैसे आता है। अगर हम एज अ कंट्री का बात किया जाए तो हमको कैसे मतलब लगता है कि हाँ हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, वी आर लिविंग इन फ्रैटर्निटी। हम लोग इसको कैसे समझेंगे, तो पहला चीज़ क्या है, फ्रैटर्निटी को समझना है अगर, तो देखिए पहला चीज़ क्या दिया गया है, इंडिया के पास क्या है, वन कॉमन सिटीजनशिप। यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप हम लोग बताए थे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप नहीं समझे हैं या नहीं पता है आपको या वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लीजिए, उसमें हम बताए हैं कि इंडिया है जो सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। उससे क्या होता है, अब हर लोग का एक ही सिटीजनशिप है, क्या, इंडियन। इंडियन कहाँ का सिटीजनशिप है, इंडिया का। इंडिया का सिटीजनशिप है, ठीक है। तो ये समझिए कि फ्रैटर्निटी, इससे भाईचारा का भावना आता है कि नहीं आता है। तो थ्रू लाइक यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ tried to promote fraternity by providing single citizenship to every citizens, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद assuring the dignity of individual, ठीक है, इंडिविजुअल का जो डिग्निटी होता है उसको अश्योर करना है। ये सब हम लोग राइट टू लाइफ में पढ़ेंगे। एंड यूनिटी, और यूनिटी का भी बात किया गया है। यूनिटी आप लोग को समझ में आता ही होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो क्या क्या अश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अश्योर करता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल का डिग्निटी, एंड यूनिटी, सारे इंडिविजुअल का यूनिटी, एंड देन इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। दिस इज मोस्ट important. And one more thing, the word integrity has been added through 42nd Amendment Act. तो यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं क्या
कि देयर आर 3 वर्ड्स दैट हैज़ बीन एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कौन कौन से वर्ड हैं वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे एक इंटेग्रिटी है, फिर एक सेक्युलर है और एक सोशलिस्ट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ समझना है आपको, और यही सब कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो कि एक एक चीज़ निकाल के आपको क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये समझ लिए। अब उसके बाद क्या है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस डे ऑन 26th of November 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है, डेट ऑफ अडॉप्शन बताए थे ना कि डेट ऑफ अडॉप्शन के बारे में भी दिया गया है प्रियम्बल में। तो कौन सा डेट है, 26th of November 1949 को क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्ट एंड इनेक्ट एंड टू गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था, कब इनेक्ट किया गया था, 26th of November 1949 को। ठीक है, अब हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी, जैसे प्रियम्बल का जितना इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो हम लोग पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, और प्रियम्बल का हर एक चीज़ समझ चुके हैं। एक एक चीज़ पे हमने डिस्कस किया है कि आखिर प्रियम्बल में होते क्या क्या चीज़ हैं, और प्रियम्बल का एक एक वर्ड मैंने डिस्कस किया है। तो होप कि आपको सारा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि गाइस ये प्रियम्बल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रियम्बल समझ नहीं आया है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये जितना भी मैंने आपको डिस्कस किया है वो सारा चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैंने एक और स्लाइड डाला है, उसमें मैंने डिस्कस किया है फीचर ऑफ प्रियम्बल। ठीक है, फीचर ऑफ प्रियम्बल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर प्रियम्बल के फीचर्स क्या क्या हैं। तो पहला चीज़ ये आता है कि क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं। अमेंड वर्ड आपको पता होगा, अमेंडमेंट सुधार या कुछ ऐड करना या चेंज करना। तो क्या हम प्रियम्बल में अमेंडमेंट ला सकते हैं या नहीं। तो पहला फीचर्स यही है कि प्रियम्बल इज अमेंडेबल। अमेंडेबल का मतलब क्या होता है कि हम उसको अमेंड कर सकते हैं। अब सिंपल सा आप लोग सोचिए कि थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 3 वर्ड्स हैज़ बीन एडेड। ठीक है, अब अमेंड जब हम नहीं कर सकते तो फिर ऐड कैसे करते। तो यहाँ पे खुद में ही ये आपको क्लियरेंस हो जाना चाहिए कि जब ये 3 वर्ड को ऐड किया गया है तो इसका मतलब है कि प्रियम्बल इज अमेंडेबल। अब यहाँ पे आता है कि प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि इट इज़ इंट्रोडक्शन। जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो इट इज़ क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही चीज़ समझना है कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। ठीक है, तो एक सबसे लैंडमार्क केस आता है बेरूबारी केस 1960। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। उसमें क्या बताया गया था, उसमें यही बताया गया था कि प्रियम्बल इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वहाँ पे ये सिंपली बताया गया था कि प्रियम्बल इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इस केस का जो भी जजमेंट आया उसको रिवर्स किया गया। कौन से केस में, केशव नंदा भारती केस। ठीक है, तो केशव नंद भारती केस में क्या हुआ, जो भी जजमेंट आया था उस केस में, बेरूबारी केस में, उसको क्या किया गया, ओवर रूल किया गया। और क्या बोला गया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस केस में बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज कि इन विच केस इट वॉज डिस्कस्ड दैट प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारा चीज़ आपको समझने का बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और, यहाँ पे जब अमेंडेबल है, ठीक है, तो अमेंडेबल है तो क्या हम प्रियम्बल का हर एक चीज़ को अमेंड कर सकते हैं।
ये भी सोचने वाली बात है। कैन द प्रियम्बल लाइक एवरी टर्म कैन द एवरी टर्म बी अमेंडेड? द आंसर इज नो। सारे चीज़ को हम अमेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है? अब एक चीज़ देखिए, इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी ही ख़त्म हो जाएगा तो इंडिया नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाला है, डेमोक्रेसी क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको कभी अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझने का बात है कि आप कुछ भी अमेंड कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि समझना है, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ है। हर चीज़ में अगर अमेंड कर सकते हैं तो क्या सारे चीज़ को कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। फिर एक केस लॉ क्या डिस्कस करता है कि प्रियम्बल इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर ये क्या बोलता है कि नो इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको मैंने इस वीडियो में समझा दिया है, और अगर आप ये वीडियो पूरी तरह से समझ गए हैं तो आपको प्रियम्बल का कोई भी क्वेश्चन आएगा या प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको ईजिली क्लियर कर सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं और किसी को आप इजीली समझा सकते हैं। तो गाइज होप कि आपको समझ आया होगा, और आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बाकी जितने भी दोस्त लोग हैं आपके उनको शेयर कीजिए, उनको समझाइए, उनको बताइए, और जो पढ़ रहे हैं उनको भी आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन का ही कोई और टॉपिक लेके हम आएंगे। इसी के आगे का हम लोग कोई टॉपिक लेके आएंगे और फिर आपको डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के बारे में। तो अभी के लिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू।